इस सारस्वत आयोजन के मुख्य अतिथि हम सबके श्रद्धेय हमारे विश्वविद्यालय के प्रथम कुलगुरु आदरणीय अच्युता जी, युवा पत्रकार के नाते नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में सक्रिय रहते हुए अभी से आपका सानिध्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। आपका जीवन दद्दा की जीवन की तरह हम सबके लिए प्रेरणादायी है। व्यक्तिगत जीवन में कई उतार चढ़ाव के बावजूद आप आज भी उतने ही उन जीवन मूल्यों के प्रति, अपने सामाजिक राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के प्रति आपकी जो निष्ठा है और प्रतिबद्धता है वो अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। और बहुत कम समय में ही मैंने आपको बहुत कम समय दिया, अभी 3-4 दिन पहले ही हमारी बात हुई, लेकिन आपने जो है बहुत सहज भाव से आपने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया। हम तो चाहते थे, पिछला वर्ष तो कार्यक्रम भी बन गया था कि अच्युता जी को यहाँ बुलाने का और आपका आने का भी कार्यक्रम, फिर ये कोरोना का जो लहर चली जिसके चलते उस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। और आज भी ये बहुत दिन से था, अब हमें लगा कि चलिए प्रत्यक्ष में तो आपको अब नए सभागार में सब सुनेंगे विश्वविद्यालय के बिसनखेड़ी परिसर में, लेकिन उससे पहले आज हम सब आपको सुनने के लिए उत्सुक थे। हमारे विशिष्ट अतिथि युवा साहित्यकार श्रीमती इंदिरा दांगी जी, आप भी विश्वविद्यालय से जुड़ी रही हैं पहले भी और अभी भी हमारे विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज में भी आपका योगदान है। और जब भी आपके व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद जब भी आपसे अनुरोध किया गया, आपने पल भर आपने कभी संकोच नहीं किया, आपने सहज हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव समिति के सम्माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर श्रीकांत सिंह जी, हमारे कुल सचिव प्रोफेसर अविनाश वाजपेयी जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य, हमारे सभी परिसरों से जुड़े हमारे परिसर प्रभारी, हमारे संकाय कर्मचारी और हमारे सभी एसोसिएटेड स्टडी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हमारे निदेशक, प्रिय विद्यार्थियों, आज के कार्यक्रम के संयोजक, वरिष्ठ पत्रकार और अब हमारे संकाय सदस्य श्री शिव कुमार विवेक जी, और इस सभी कार्यक्रमों के जिनको एक तरह से मूर्त रूप दिया, ऐसे हमारे विवेक सावरिकर जी, और यहाँ भी उपस्थित सभी विद्यार्थियों, हमारे टेक्निकल टीम। वैसे तो कल हमने, पूरे देश ने पुण्य स्मृति में दादा माखनलाल की और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्मरण किया, और आज क्योंकि कल अवकाश का दिन था तो आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए और हमने लगातार ये प्रयास किया है कि दादा के मूल्यों को, दादा के दिखाए गए उस पथ को हमारे युवा पीढ़ी के बीच में हम किस तरह ले जाएं। हमने अपने पाठ्यक्रम में तो समाहित किया ही है, लेकिन साथ ही साथ लगातार हर परिसर में इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन भी होते हैं
कल अवकाश के बावजूद खंडवा से मुझे परिसर प्रभारी संदीप भट्ट जी ने तस्वीर भेजे कि वहाँ एक कार्यक्रम हुआ जिसमें वहाँ के स्थानीय पत्रकार भी जुड़े। इस तरह लगातार, और इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव तो हम मना ही रहे हैं श्रीकांत जी की अध्यक्षता में, लेकिन साथ ही साथ हम लोग उसी क्रम में हम लोग पुष्प की अभिलाषा की शताब्दी वर्ष भी मना रहे हैं। यह पहली बार है जब हम व्यक्तियों के और संस्थाओं के तो शताब्दी वर्ष मनाते हैं, लेकिन पहली बार है जब हम किसी कविता के शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। और हमारी योजना तो थी कि देश भर में हम इसके आयोजन करते, और अभी भी जहाँ भी मैं खुद जाता हूँ, अभी पटना भी गया था कुछ समय पहले, वहाँ भी इस विषय को लेकर गए, और जहाँ भी जाते हैं हम प्रयास करते हैं कि इस विषय पर, लेकिन कोविड के चलते आज कई जगह जो है हम जिस तरीके से आयोजन करना चाह रहे थे वो नहीं हो पाया। हमारी इच्छा है कि इसी वर्ष हम दिल्ली में भी एक कार्यक्रम हम आयोजन करें, ये हमारी इच्छा है। और अच्युता जी ने यहाँ दादा के और गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बहुत करीबी संबंधों का यहाँ उल्लेख किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ अच्युता जी कि हमारे विश्वविद्यालय में भी वो करीबी संबंध दिखता है कि उस भव्य परिसर का जो भव्य सभागार है, उस सभागार का नाम गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर है। तो दादा के नाम के उस परिसर का जो सभागार है, जो भोपाल के सबसे बेहतर सभागारों में से एक है, उसका नाम गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर है। वैसे तो आप दोनों के बोलने के बाद बहुत कुछ बोलने के लिए रह नहीं गया था। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे, मैं यही कह रहा था कि कुछ बातें उसमें से आदरणीय अच्युता जी ने बोल दी, और जो बाकी जो बातें थी उसमें से कई बातें जो है इंदिरा जी ने उनका जिक्र किया। और एक साहित्य की दृष्टि से और पत्रकारिता की दृष्टि से उनके योगदान को, उनके जीवन को हमारे समक्ष रखने का प्रयास किया। आज विशेषकर अगर उस अतीत के बारे में अच्युता जी ने जिक्र किया, तो इंदिरा जी ने आज के पत्रकारिता और विशेषकर साहित्य की दृष्टि से क्या चुनौतियां हैं, किस तरीके के वैचारिक संघर्ष चल रहे हैं, और वहाँ किस तरह का छद्म आख्यान परोसा जाने का एक प्रयास किया जा रहा है, और आज वो गुणवत्ता, वो राष्ट्रीयता, उसका जो अभाव इतना स्पष्ट रूप से दिख रहा है, उसकी ओर इंगित किया है। मैं समझता हूं कि ऐसे दो सारगर्भित व्याख्यान के बाद बहुत कुछ गुंजाइश नहीं रहती है, लेकिन अध्यक्षीय उद्बोधन के नाते मैं एक दो विषय जरूर रखना चाहूँगा, और वो ये कि एक महत्वपूर्ण विषय जो मैं समझता हूँ कि दादा के जीवन यात्रा से जो हम सबके लिए प्रेरणादायी है, वो है कि राष्ट्र सर्वोपरि। अगर आज जिस अभिव्यक्ति की, स्वतंत्रता की हम चर्चा करते हैं, तो वो कितना निरर्थक हो जाता है अगर स्वतंत्रता ही नहीं समाज को या राष्ट्र को। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्राप्ति के पश्चात ही हम लोग उन बेड़ियों को तोड़ पाए और हम खुलकर अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए। इसलिए वो व्यापक राष्ट्रहित वो क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। अभी कुछ दिन पूर्व गुजरात में एक कार्यक्रम में जब मैं भाग ले रहा था, तो वहां के एक अन्य वक्ता ने उस विषय को लेकर कुछ बातें रखी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ये व्यापक राष्ट्रहित यानी क्या है।
क्या अगर कोई सरकार का कोई विरोध करता है तो वो क्या राष्ट्र विरोधी है क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ये मेरा मानना नहीं है। लोकतंत्र में राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, अलग अलग सरकारें हैं, उनकी नीतियों को आप जरूर उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि अगर बालाकोट में हमारी सेना हमला करती है और आतंकवादियों के अड्डे को नेस्तनाबूद कर देती है, और ये दावा कोई राजनीतिक दल या कोई सरकार नहीं करती बल्कि भारतीय सेना करती है, उस पर जब आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और पड़ोसी मुल्क का ISPR के दावे को आप ज्यादा जायज मानते हैं, तब राष्ट्रहित का सवाल खड़ा होता है। भारतीय सेना ने डोकलाम में क्या किया, वो भारतीय सेना जब कहती है उस पर यकीन न कर कर बीजिंग में PLA के प्रवक्ता ने क्या कहा उस पर अगर हम ज्यादा यकीन करते हैं, तब मेरे लिए चिंता का विषय है, वो मेरे लिए राष्ट्रहित है। तो एक उदाहरण मैंने पहले भी दिया है एक संदर्भ में कि किस तरीके से एक ऑनलाइन वेबसाइट ने कुलभूषण जाधव, जिनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार पड़ोस के मुल्क में किया जा रहा है, जिनको अपने आई जब मिलने गई तो उनसे जो है बात करने का, अपनी भाषा में, मातृभाषा में, मराठी में बात करने का जो है अनुमति नहीं मिली, और उनको साड़ी पहनने की अनुमति नहीं मिली, उनको वेशभूषा बदलना पड़ा। इस तरह उनको अफगानिस्तान से अगवा कर उनको एक आतंकवादी के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो तब अपने दावा को, क्योंकि आए दिन यहाँ ISI के लोग पकड़े जाते हैं, तो उसको खारिज करने के लिए, और क्योंकि दुनिया के निगाह में वो एक आतंकवादी राज्य घोषित कर दिया गया है, तो अपने वजूद को बचाने के लिए उन्होंने आरोप लगाया कि वो व्यापारी जो है वो एक खुफिया एजेंट है, और हमारे यहाँ से एक ऑनलाइन वेबसाइट दावा करती है कि वो जो दावा है सरहद पार से वो सही है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब हरीश साल्वे और अन्य लोग भारत के केस को लेकर वहाँ जाते हैं, तो वो पड़ोसी मुल्क हमारे ही भारतीय वेबसाइट के उस रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखकर कहती है ये हम नहीं कह रहे हैं, इनके अपने समाचार पत्र, ऑनलाइन वेबसाइट कह रहे हैं। मेरे लिए राष्ट्रीयता का सवाल वो है, सरकारों के साथ क्या सरोकार है ये नहीं है। तो वो व्यापक राष्ट्रहित क्या है, इसलिए एक पत्रकार होते हुए भी दद्दा के जो लेखनी, दद्दा के काव्य देश प्रेम के भाव से ओतप्रोत है, क्योंकि उन्होंने ये जरूर कहा कि पत्रकार, और बहुत खाटी पत्रकार थे, उन्होंने जमकर विरोध किया ब्रिटिश हुकूमत को, उन्होंने जमकर विरोध किया। रतौना का उनकी भूमिका रतौना आंदोलन में, वो सब हम दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल स्पष्ट थे कि राष्ट्र के लिए समर्पण के भाव से। तो अगर दो चार चीजें अगर उनके लेखनी की, चाहे पत्रकारिता हो या, तो उसमें आपको ये, जैसे किसी ने सही कहा कि जैसे स्वामी विवेकानंद को एक कोरा सन्यासी, महात्मा गांधी जी को कोरा राजनेता कहकर टाला नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को कोरा साहित्यकार या पत्रकार कहकर नहीं टाला जा सकता है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का अद्भुत व्यक्तित्व
स्वतंत्रता सेनानी, विशुद्ध साहित्यकार, क्रांतिकारी कवि एवं निर्भीक पत्रकार की मिली जुली रेखाओं से बनती है। इतने बहुआयामी व्यक्तित्व जो कवि भी थे, लेखक भी थे, पत्रकार भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, लेकिन ये सब होने के बावजूद आमतौर पर हम देखते हैं कि सरकारी पद, सरकारी सम्मान के लिए बहुत लोग तरस जाते हैं। लेकिन जब मध्य प्रदेश एक प्रदेश का स्वरूप में आता है और उनको जब ये उनके समक्ष ये प्रस्ताव जाता है तो वो उसको पूरी तरह खारिज कर देते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ जीवन में किया वो कभी किसी पद के लिए नहीं किया है। गांधी जी जिनके प्रेरणा से वो स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े, उनका खुद एक दो उनके बड़े रोचक टिप्पणियां हैं। एक बार उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही गांधी जी ने, क्योंकि दादा बहुत कुशल वक्ता थे। तो गांधी जी ने कहा कि हम सब लोग तो बात करते हैं, बोलना तो माखनलाल जी जानते हैं। इसी प्रकार जब गांधी जी बाबई एक बार पहुंचे तो उनसे पूछा गया कि बाबई क्यों? तो बाबई जो दद्दा का जन्म स्थान है, तो उन्होंने कहा कि मैं बाबई जैसे छोटे स्थान पर इसलिए जा रहा हूं क्योंकि वह माखनलाल जी का जन्म स्थान है। जिस भूमि ने माखनलाल जी को जन्म दिया उसी भूमि को मैं सम्मान देना चाहता हूं। तो ये उनके प्रति गांधी जी का तक जज्बा रही है। उनके ऐसे कई कविताओं के अंश मैंने लिख रखे थे, जिनमें से कई जो है इंदिरा जी ने यहां उल्लेख कर दिया है। दादा के शैली, भाषा को लेकर कुछ आलोचनाएं उनके समय में रही है। कुछ लोग कहते थे कि उनकी भाषा बेडोल है, कोई कहता था कि वो व्याकरण की अवहेलना करते हैं, लेकिन किसी ने उनकी मौलिकता पर कभी संदेह नहीं किया। ये हम सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उनकी सरल भाषा रही है और उनकी जो भावनाएं ओजपूर्ण रही है, और वो बिल्कुल एक अनूठे हिंदी रचनाकार थे जिन्होंने हिंदी के लिए, जैसे अच्युता जी ने कहा कि पद्म विभूषण को तक लौटा दिया, ये प्रतिबद्धता उनकी रही है। जबकि उन्होंने जिस दल को सेवा की आजीवन भर, उसी दल के सरकार ने उनको सम्मानित किया था, लेकिन हिंदी के लिए उन्होंने कोई समझौता कभी नहीं किया। अपने वाणी को विराम देते हुए मैं सिर्फ एक छोटी सी कविता, उनकी सिपाही कविता की कुछ पंक्तियां जो देश प्रेम से ओतप्रोत है, वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। बोल अरे सेनापति मेरे, मन की घुंडी खोल, जल थल नभ हिल डुल जाने दे, तू किंचित मत डोल। दे हथियार या कि मत दे तू, पर तू कर हुंकार। ज्ञातों को मत, अज्ञातों को तू इस बार पुकार। धीरज रोग प्रतीक्षा चिंता, सपने बने तबाही। कह तैयार द्वार खुलने दे, मैं हूं एक सिपाही। कह तैयार द्वार खुलने दे, मैं हूं एक सिपाही। दत्ता एक सिपाही की तरह ही, एक प्रहरी की तरह भारत की आत्मा की रक्षा करते रहे। शायद इसीलिए
उनको एक भारतीय आत्मा हम सब कहते हैं, सम्मान से हम उनको परिभाषित करते हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे एक दिग्गज व्यक्तित्व के छांव तले हम आज अपने इस विश्वविद्यालय का जीवन यात्रा उन्हीं के प्रेरणा से चल रही है और आगे भी वो आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे विद्यार्थियों को, हमारे संकाय को, हमारे कर्मचारियों को वो प्रेरित करते रहेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज का विषय उनको लेकर नहीं है, लेकिन एक पत्रकार के नाते गांधी जी शायद 20वीं सदी के सबसे सशक्त संचारक रहे हैं पूरे वैश्विक स्तर पर। उनको भी हम सादर नमन करते हैं इस अवसर पर। और पुनः मैं श्रद्धेय अच्युता जी को और आदरणीय इंदिरा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकालकर हमारे विश्वविद्यालय के संकाय के साथ, कर्मचारियों के साथ और अपने पूरे देश भर से जुड़े, ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हमारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।